हेलो गाइस, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर या जिसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि डायग्राम है वो कैसे बनेगा, और उसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसके अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या था, व्यतिकरण मापी। देखिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो होता है उसके अंदर जैसे एक लाइट सोर्स होता है एस, ठीक है। इस एस लाइट सोर्स के आगे हम लोग कोई पट्टी रख देते हैं, स्लिट। ऐसे हमने इसके आगे स्लिट रख दी कोई, और अब हमने जब इसके आगे स्लिट रख दी तो इस स्लिट से होके लाइट जाती है, ठीक है। ऐसे ये जो स्लिट है इसका जो रियर पार्ट है, ये पार्ट, इसके ऊपर आप बोल दो चांदी का लेप होता है, या इसको बोलते हैं सिल्वर क्लेडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो सिल्वर क्लेडिंग होती है, और इस सिल्वर क्लेडिंग से आगे जो रेज है वो एक रे इधर चली जाती है। इनफैक्ट मैंने बताया भी था कि एक रे है वो इधर चली जाती है, और वो कोई मिरर M2 से टकराती है, और एक रे है वो इधर चली जाती है ऐसे। इनफैक्ट मान लो यहाँ से और यहाँ से इधर चली जाती है, और वो टकराती है किससे, यहाँ से, और ये मिरर M1 हो गया, और वापस ये रेज टकरा के वापस यहीं आती है, यहीं इस एरिया में मिलती है, और इस एरिया में गोल गोल फ्रिंजेस बनती है, और उन फ्रिंजेस को हम कोई टेलीस्कोप दूरदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये इतना सब कुछ होता है किसमें, माइकलसन व्यतिकरण मापी में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक प्लेट और होती है जिसको बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। आप इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलोगे। कंपनसेशन को हिंदी में क्षतिपूर्ति बोलते हैं। जितना नुकसान हुआ उतना देना है, सारा पैसा वापस नहीं देना। अगर सारा पैसा वापस देते हैं तो उसको रिफंड बोलते हैं। अगर जितने का नुकसान हुआ, मैंने एग्जांपल भी दिया कि मान लीजिए आप गोवा का आपका टूर है, बट आपको गोवा की बजाय नीलगिरी की हिल्स में छोड़ दिया गया इनफैक्ट, तो आपको कुछ पैसे वापस दे दिए गए, ताकि आपका, क्योंकि दोनों टूर है वो एक लेवल के नहीं है, तो जो वापस पैसा दिया वो क्षतिपूर्ति। तो ये जो लाइट यहाँ से अब इसके बाद इधर जाती है और इधर जाती है, इनका पाथ इक्वल नहीं होता। एक चीज़ बताऊँ, ये पॉइंट ओ मान लो, तो एक गजब की बात ये है कि ये वाली डिस्टेंस भी d होती है और ये वाली डिस्टेंस भी d होती है। फिजिकली मतलब हमारी तरफ से ये डिस्टेंस बराबर होती है। हम जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, हम उसमें OM1 और OM2 को हमेशा बराबर रखते हैं, लेकिन फिर भी ये जो किरणें हैं इनका पाथ बराबर नहीं होता। इसका रीज़न है अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करना। देखो, ये तो डायग्राम है, तो इस डायग्राम में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रे है, ये हवा में चल रही है इस लास्ट वाले पॉइंट से टकराकर, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ये जो प्लेट है ये ऐसी होती है, और इसका आधा पार्ट, ये रियर पार्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर क्लेड करते हैं, और यहाँ से जो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है वो इससे होके जाती है पूरे से। तो देखिए, एक लाइट है वो तो पूरा एकदम ग्लास से होके जा रही है, और एक लाइट है ये सीधा जा रही है होके, ठीक है, सीधे मीडियम में जा रही है। तो दोनों के पथ में अंतर आ जाता है, दोनों के पथ में इमेजिनरी गैप आ जाता है। अब इसको पूरा करने के लिए हम इसके बीच में भी एक पट्टिका लगाते हैं, ताकि ये लाइट भी कहीं न कहीं मीडियम से होके ट्रैवल करे, जितना ये मीडियम से होके ट्रैवल करती है। और एक चीज़ बताऊं, ये दोनों पट्टिकाएं हैं, इनको घुमाया जाता है एक्स के सापेक्ष,
ताकि क्योंकि ये लाइट है, ये ऐसे सीधी ट्रेवल नहीं करती हमेशा, इससे मान लो ये इतना पार ट्रेवल करती है, यहाँ टकराई यहाँ, और ये इतना पार ट्रेवल कर गई, तो ये इतना पार्ट है, ये पथ का अंतर होगा और हम इस प्लेट में इतना पार्ट है वो काम ले लेंगे। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बना के और हम लोग क्या करते हैं, पथ को बराबर रखते हैं कंपनसेटिंग प्लेट के माध्यम से। एनीवे ये सब तो बता भी दिया था, दोबारा रिपीट करने का मतलब ही नहीं है। मैं आगे बताता हूँ आगे क्या होता है। तो देखिए तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स S होता है, यहाँ पर कोई पट्टिका होती है। इनफैक्ट आप इसको कैसे इंक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो। पट्टिका का जो पीछे वाला पार्ट है उस पार्ट को हम लोग सिल्वर क्लेड करते हैं, और इसके सामने एक मिरर होता है M2 और इधर एक मिरर होता है M1। ये दो मिरर होते हैं। अब देखिए ये इस लाइट सोर्स से जो रेस चलती है, इस लाइट सोर्स के आगे हम लोग एक उत्तल लेंस रख देते हैं, तो इससे जो समांतर किरणें चलती हैं, इससे जो समांतर किरणें चलती है, वो जो समांतर किरणें हैं वो इस वाले M2 का डायग्राम, जो लंबवत रखा M2 है, उसका डायग्राम किसी न किसी व्यवस्था से इधर बनाती है। ठीक है, देखिए ये बात आपको थोड़ी सी जचेगी नहीं, ऐसे कैसे बना देती है, बट ये रियलिटी है। क्योंकि ये मतलब ये प्लेट जो है ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ से कुछ रेज सीधी निकल जाती है, कुछ परावर्तित हो जाती है, कुछ यहाँ से परावर्तित होती है, और ऐसे करके यहाँ पर इसकी इमेज बनती है अलग अलग किरणों के कारण। ठीक है, इस एरिया में, तो इस एरिया में एक इमेजिनरी इमेज बनती है, कौन से मिरर वाले की, M2 की, और वो जो मिरर की इमेज है उसको हम दर्शाते हैं किससे, M2 डैश से। और M1 और M2 डैश है, उनके बीच में मान लो डिस्टेंस है D। तो ये जो D डिस्टेंस है, इसके अंदर उपस्थित हवा है, इसके अंदर उपस्थित जो फिल्म है इतने एरिया में, वो रियलिटी में एक हवा की फिल्म की तरह काम करती है, और सारा जो व्यतिकरण वगैरह सब कुछ होता है वो इस फिल्म से होता है रियलिटी में। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट आई एम सेइंग। एक लाइट सोर्स होता है S, उस लाइट सोर्स के आगे हम लोग एक लेंस रखते हैं, उस लेंस के आगे हम एक इंक्लाइंड पट्टिका रखते हैं। इस पट्टिका से कुछ किरणें हैं, मतलब ये पट्टिका है, ये किरणों के आयाम का विभाजन करती है। ठीक है, इनफैक्ट सारा का सारा जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, वो एक चीज़ बताऊँ, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो 1882 की देन है, माइकलसन नाम का बंदा था ये। तो ये जो मतलब पट्टिका है ये आयाम का विभाजन करती है, मतलब एक रे है उसमें से 50% एनर्जी इधर जाती है, 50% एनर्जी इधर जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस इस M2 जो है, ये जो M2 लंबवत दर्पण है, इसकी एक आभासी प्रतिबिंब बनता है इसका M1 के समांतर। ये ज़रूरी नहीं है समांतर ही बने, ये कई बार ऐसे ऐसे भी बनता है, लेकिन अगर ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये पूर्णतः 45 डिग्री पे रखा हुआ है, और ये दर्पण है ये बिल्कुल लंबवत रखा हुआ है, तो इस बात की गारंटी है कि ये 45 + 45 इसकी इमेज कितने पे बनाएगा, 90 पे बनाएगा। तो ये जो लंबवत दर्पण है इसके एक समांतर इमेज बनती है M1 के, और M1 और M2 के बीच का जो पार्ट है वो एक वायु की फिल्म की तरह काम करता है। भले ही आप एक्सपेरिमेंट को निर्वात में कर लो, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ इनके बीच की हवा बिहेव करती है, नहीं, यही तो फ़र्क है।
न्यूटन रिंग वाले में हमने जो लेंस रखा और ये जो चीज़ रखी, इसके बीच में सच्ची में एयर थी, और वो जो एयर थी वो व्यतिकरण कर रही थी, बट इसमें इनके बीच में एयर होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच का पार्ट है वो एक एयर के फिल्म की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और ये होता है किसमें, ये होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। तो बाय द वे गाइस, आई होप आपको इतना पल्ले पड़ा होगा। चलिए, ये तो डायग्राम एकदम क्या बोलूँ इसको, तो मतलब वो हो गया, ख़राब हो गया है डायग्राम, इसको दोबारा बनाते हैं और फिर आगे समझाता हूँ। सो आगे देखते हैं। सो देखिए, यहाँ एक लाइट सोर्स था, इस लाइट सोर्स के सामने हमने कोई प्लेट को रखा, इस लाइट सोर्स के सामने हमने कोई प्लेट को रखा, और ये जो प्लेट है इससे यहाँ से रेत गई, इस एरिया से टकराई। अब ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट जो है, ये एक टाइप से सिल्वर, मतलब वो है सिल्वर क्लेडेड है। तो यहाँ से जो रे है उसने क्या स्टार्ट किया, परावर्तन करना स्टार्ट किया, ऐसे परावर्तित हो गई रे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो रे परावर्तित हुई वो किससे जाके टकराएगी, वो टकराएगी जो आपका M2 है, उसकी जो आभासी इमेज बनी है, कौन सी, M2 डैश, उससे जाके टकराएगी, ठीक है। उसके बाद में ऊपर है वो सचली वाला एक मिरर रखा हुआ है, कौन सा, M1। ये जो यहाँ पर जो ये किरण टकराई है, ये एक तो यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी, मान लो थीटा एंगल बनाते हुए आई थी, तो थीटा एंगल बनाते हुए इस M2 को छोड़ो एक बार, ये इसकी आभासी इमेज ऊपर बन गई, मान लो इधर है ये M2 इधर है ये M2 और इसकी आभासी इमेज ऊपर बन गई, तो ये थीटा एंगल बनाते हुए आई और थीटा एंगल बनाते हुए वापस चली गई। तो रे का एक पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ आगे का जो मीडियम है, इसमें ये जो किरण है ये थोड़ा सा विचलित हुई इससे, और फिर ये जो किरण है ये वापस यहाँ से परावर्तित हो गई। ये दोनों किरणें हैं, इनको आगे किसी उत्तल लेंस से वापस एक जगह मिला लिया जाएगा, और इन दो किरणों से बनने वाले डायग्राम को किसमें देखा जाएगा, आंख के द्वारा टेलीस्कोप में देखा जाएगा। तो रियलिटी में हमें ये जो दो किरणें हैं, इन दो किरणों से, रियलिटी में ये जो दो किरणें हैं, ये हमें आगे किसी लाइट सोर्स से आती हुई प्रतीत होती है, कि ये दो अलग अलग लाइट सोर्स से आ रही है। एक किरण है वो किसी लाइट सोर्स से आ रही है S1 से, जबकि दूसरी किरण जो है वो अनदर किसी लाइट सोर्स से आ रही है, किससे, S2 से। तो ऐसा हमें फील होता है, ये ऊपर का दिख रहा है ना,
ओके, आज तो पूरा दिख रहा है। तो ऐसे लगता है हमें कि ये जो किरणें हैं ये दो अलग अलग लाइट सोर्स से आ रही है। यानी हम कुल मिला के हमने जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था एक प्रकाश स्रोत है, उससे माइकलसन इंफेरोमीटर है, वो दो अलग अलग प्रकाश स्रोत में बांट देता है किरणों को और उनका आगे फिर व्यतिकरण भी होता है। देखिए, अगर इन किरणों के पथांतर की बात की जाए, सीधी सी बात है, देखो अब इन किरणों से यहाँ पर ये किरणें हैं ये मिलती हुई दिखेगी हमें, ये फ्रिंजें बनाएगी और वो जो फ्रिंजें हैं वो वृत्ताकार होगी और देखो दो टाइप के व्यतिकरण होंगे, एक संपोषी व्यतिकरण होगा, एक विनाशी व्यतिकरण होगा। और संपोषी के लिए इनके बीच का जो भी पथांतर आए वो निकाल के n लैम्डा के इक्वल कर दो और विनाशी के लिए इनके बीच का जो भी पथांतर आए वो निकाल के 2n-1 λ/2 के इक्वल कर दो। ठीक है, वो सब कर दो और जैसा हमेशा से करते आए और आपका ये डेरिवेशन खत्म। एक टाइप से माइकलसन इंटरफेरोमीटर खत्म। ठीक है, अब देखिए ये जो किरणें हैं, ये किरणें वैसे तो समांतर ही आ रही है बट फिर भी ये किरण है इसने ज़्यादा रास्ता ट्रेवल किया है, ऐसे लग रहा है। और अगर ऐसे लग रहा है तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये रास्ते हैं ये तो बराबर है और सारा जो पथांतर है वो इस इतने रास्ते के कारण क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। अब देखो ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा ना। और ये इतना जो पार्ट है ये पथांतर होगा डेल्टा। अच्छा एक चीज़ और देखो, थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है और थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डेफिनेटली इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका डबल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक लाइट सोर्स है वो मूल बिंदु से कितने डिस्टेंस बनाएगा, d डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों जो पट्टिकाएं हैं ये भी एक दूसरे से कितना दूर है, d डिस्टेंस। तो जो व्यतिकरण होगा उसमें जो प्रकाश स्रोत है उनके जो अलग अलग पृष्ठ है वो कितनी दूरी से सेपरेटेड है, d से, मूल बिंदु से, और ऊपर वाला है वो भी कितने से सेपरेटेड है, d से। ये रे है इसके लिए भी तो जो पृष्ठ है वो d से सेपरेटेड है और ये रे है उसके लिए भी d से सेपरेटेड है। तो कुल मिला के डिस्टेंस है वो कितनी होगी इन दोनों के बीच की, 2d होगी। ठीक है, अब देखिए हमें ये डेल्टा निकालना है और डेल्टा निकालना है तो हम इसमें लगा देते हैं cos थीटा। देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस क्या बच गया, डेल्टा, और बटे में करण 90 के सामने वाला कितना हो गया, 2d। तो यहाँ से जो डेल्टा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2d cos थीटा। अब देखिए इसमें से एक किरण है वो यहीं से परावर्तित हो रही है और ये एक कांच की पट्टिका का डायग्राम है तो ये एक अलग मीडियम की तरह बिहेव करेगा। सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये एक कांच की पट्टिका है तो एक किरण है वो तो कांच की पट्टिका पर टकरा रही है और एक किरण है वो सीधी हवा में ही टकरा रही है। भी डायग्राम है तो डायग्राम है बट ये यहाँ पर ओरिजिनलिटी तो हवा है और यहाँ कांच है और कांच सघन माध्यम होता है तो जो भी किरण सघन माध्यम से टकराएगी उसमें λ/2 का एक्स्ट्रा पथांतर आ जाएगा जो कि इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो अगर हम माध्यम के प्रभाव को अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो उस कंडीशन में प्रभावी पथांतर है वो माध्यम पे निर्भर ना करे तो इसमें से λ/2 पहले की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जहाँ भी एक किरण सघन माध्यम से और एक विरल माध्यम से परावर्तित हो रही हो वहाँ माध्यम के प्रभाव को खत्म करने के लिए और इफेक्टिव पाथ डिफरेंस या प्रभावी पथांतर निकालने के लिए हमें माध्यम के द्वारा उत्पन्न पथांतर है उसको कम कर देना है। ठीक है, और इसीलिए हमने इसमें से λ/2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया जो कि प्रभावी पथांतर का मान है। अब तो बस खत्म है। ठीक है, अब तो ये जो 2d cos थीटा माइनस λ/2 है ये अगर n लैम्डा के इक्वल है
तो ये होगा संपोषी व्यतिकरण, और इसके कारण जो फ्रिंज बनेगी वो कैसी होगी, दीप्त फ्रिंज। और ये जो 2d cos थीटा है माइनस लैम्डा बाई 2 है, ये अगर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो तो उस कंडीशन में ये होगा विनाशी व्यतिकरण। और इसमें कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो आपका सबसे पहले दीप्त फ्रिंज की अवस्था में, अगर दीप्त फ्रिंज की अवस्था में देखोगे तो 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 है वो n लैम्डा के इक्वल है। उस कंडीशन में 2d cos थीटा है वो कितना आएगा, n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो 2d cos थीटा है वो इक्वल आ जाएगा किसके, वो इक्वल आ जाएगा, क्या कॉमन ले लूँ, लैम्डा कॉमन ले लूँ तो n प्लस 1/2। तो आप बोलोगे जो कि संपोषी व्यतिकरण तथा दीप्त फ्रिंज के बनने हेतु आवश्यक प्रतिबंध है। ठीक है, और अगर यही 2d cos थीटा है, यही 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 है, वो किसके इक्वल हो, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2, 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, यानी 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कट गया। यानी अगर 2d cos थीटा है वो n लैम्डा के इक्वल हो तो ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस है किसके लिए, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो आई होप गाइज आपको ये पल्ले पड़ा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कंडीशन है दीप्त फ्रिंज के लिए और क्या कंडीशन है अदीप्त फ्रिंज के लिए। कर लोगे इसको, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और बताता हूँ। नेक्स्ट है फ्रिंज की त्रिज्या, मतलब जो फ्रिंजें बनेगी वलय ही बनेंगे इसमें भी इनफैक्ट, और जो वलय बनेंगे, क्योंकि देखिए वलय क्यों बनेंगे हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये वाला था, एक समतलोत्तल लेंस रखा था, इसमें ये पार्ट जो था, इस पार्ट के बीच में हवा की ऐसी फिल्म बन रही थी, यहाँ है ना, हवा की ऐसी फिल्म बन रही थी। तो जहाँ भी दो पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हो वहाँ कैसा व्यतिकरण के कारण कैसी फ्रिंजें बनती है, ऐसी फ्रिंजें बनती है। इनफैक्ट आपको पता है जब भी 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस में r ऐसा कुछ पथांतर हो तो वहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजें बनती हैं। और यहाँ भी 2 की जगह 2 म्यू टी है। देखिए म्यू कांच का एक वो है अपवर्तनांक है जो कि कांस्टेंट होता है, और टी है वो एक मोटाई होती है पट्टिका की, जो भी आप जितना मोटा लेंस लोगे उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट होती है। तो बस इस म्यू टी कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट आ गया डी, और बाकी एक एंगल है कोस का तो वो सेम टू सेम है। तो बदला कुछ नहीं है,
अगर इसमें भी देखिए, इसमें भी दो पट्टिकाएं, एक M1 और एक M2 का डायग्राम M2 डैश अगर समांतर है तो वापस इसमें भी कैसी फ्रिंजें बनेगी, वर्ताकार फ्रिंजें ही बनेगी। ठीक है, तो हमें अब उन वर्ताकार फ्रिंजों की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए गाइस निकालते हैं। तो आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है फ्रिंजों की त्रिज्या। तो देखिए ये दो पट्टिकाएं थी, ये M1 सच्ची वाली थी, ये M2 डैश डायग्राम था, ये M1। इनके बीच में ऐसे फ्रिंजें बनेगी। ठीक है, तो हमने कोई एक फ्रिंज, हमें नहीं पता वो दीप्त है अदीप्त है, कोई एक फ्रिंज ले ली और उसकी त्रिज्या पता करनी चाहिए। और मान लीजिए उसकी त्रिज्या कितनी है, Rn है। ठीक है, अब उसके बाद आपकी जो दूरदर्शी है उससे ये जो दूरी है ये कितनी है, मान लो d दूरी है। ऐसा आपने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। और देखिए ये फ्रिंजें बनेगी कब, जब दूरदर्शी है उसके अंदर ये किरण और ये किरण है ये आके टकराएगी। आई बात समझ में। और ये इसके बीच का जो ये एंगल है, दूरदर्शी का जो फ्रिंज के साथ एंगल है, वो एंगल मान लीजिए कितना मान लिया हमने, ये हमने मान लिया θn। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप निकालिए यहां से tan थीटा। और tan थीटा क्या आएगा, थीटा के सामने वाला लंब Rn और बटे में आधार यानी d। तो अगर आप यहां से Rn निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा d tan थीटा n। और एक चीज़ और बताऊं, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा n होता है sec स्क्वायर थीटा n। तो sec स्क्वायर थीटा n -1 ये बराबर होगा किसके, tan स्क्वायर थीटा n। दोनों तरफ अंडर रूट कर लो तो tan थीटा n होगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा n और -1। अब देखिए यहाँ रख दो इसको, Rn बराबर d, tan थीटा की जगह अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको ये पता चला होगा। अब देखिए अगर ये यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, ये दीप्त फ्रिंज है जिसकी आप त्रिज्या निकाल रहे हो, ये फ्रिंज अगर आपको चमकीली दिख रही है तो उस कंडीशन में इसका जो 2d cos थीटा n है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए n+1/2 लैम्डा के। ये हमने निकाला है इसी डेरिवेशन में। तो फिर इसका cos थीटा n कितना होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए किसके, n+1/2 और लैम्डा और बटे में 2d के। तो cos स्क्वायर थीटा इसमें रख दो, Rn इक्वल होना चाहिए d 1 में n+1/2 लैम्डा बटे 2d इसका होल स्क्वायर और -1 के।
अब इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ऑब्जर्व करने को मिलता है कि Rn है उसमें n नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे त्रिज्य Rn बढ़ेगा वैसे वैसे n घटेगा, और जैसे जैसे n बढ़ेगा, कौन सा, जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे Rn घटेगा। यानी उच्च क्रम की फ्रिंजें जो है, 5वीं फ्रिंज, 6ठी फ्रिंज, उनकी त्रिज्याएं कम होती जाती है, यानी वो पास पास आती जाती है, और ये साबित होता है इससे। तो आई होप गाइस आपको पल्ले पड़ा होगा कि ये जो कि दीप्त फ्रिंज की त्रिज्या के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। लगे हाथ अदीप्त का और निकालते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है अदीप्त फ्रिंज के लिए अब गाइस क्या आया था, Rn आया था d √1 cos स्क्वायर थीटा और माइनस ये सब कुछ आया था। तो इसके अंदर जो अदीप्त फ्रिंज है उसके लिए 2d cos थीटा n है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है n लैम्डा के। तो यहाँ से cos थीटा n किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया n लैम्डा अपॉन में 2d के। तो बस इसको रख दो यहाँ पे, Rn बराबर d √1 अपॉन में cos स्क्वायर, तो n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4d स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा 4d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर -1। तो जो कि अदीप्त फ्रिंज की त्रिज्या के लिए क्या था, ये आवश्यक प्रतिबंध। तो ये है भी ये दीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए ये सब कुछ है, कर लोगे, ठीक है। और बताऊँ आगे, ठीक है। तो ये तो आप सबने निकाल लिया। उसके बाद है फ्रिंजों की व्याख्या, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल फ्रिंजेस, ये है भी, ठीक है। और इसको इंग्लिश में तो यही बोलते हैं, हिंदी का पता नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल फ्रिंजेस। इसको हैंडीजर फ्रिंजेस भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडीजर फ्रिंजेस या कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल फ्रिंजेस, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो एक चीज़ बताऊँ, ये जो m था m1 और उसके बाद ये m2 था, ठीक है। और m2 था, उसकी इमेज बिल्कुल ऐसे इसके समांतर आ रही थी, लेकिन ये एक ही केस में समांतर आती है जब ये m2 है ये पूर्णतः लंबवत हो, ये सच्ची वाला m2, और जो ये जो स्लिट्स है ये बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे हो। अगर ये m2 थोड़ा बहुत यहाँ से इधर उधर होता है, घूमता है, या फिर ये प्लेटें कुछ कम ज़्यादा एंगल पे होती है, तो उस कंडीशन में m2 है वो ऐसे ना बन के m2 की इमेज ऐसे बनती है, m2 की इमेज है वो ऐसे बन सकती है, या फिर मैं यही बताता हूँ m2 की जो इमेज है ये m1 है
M2 की जो इमेज है वो ऐसे बन सकती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काटते हुए किसको, M1 को। अगर ऐसी इमेज बनती है उस केस में देखिए ये और ये, इनके बीच में फ्रिंजें हैं वो सरल रेखीय बननी चाहिए ऐसे, लेकिन सरल रेखीय नहीं बन पाती। इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि सरल रेखा के लिए जो ये आपके जो दो बिंदु है उनके बीच में जो मोटाई Tn है, ये कोस का या साइन का या किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का क्या बोलते हैं इसको, कोस, अरे यार, रेखीय फलन होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये दोनों यहाँ पे कट होने चाहिए, ठीक है। और ये एक एंगल बनना चाहिए, ये एक एंगल, बात आई ना समझ में। लेकिन अगर इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, या फिर एंगल तो बन रहा है या घन कोण बन रहा है, 3D वाला कोण, क्योंकि ये देखो ये ऐसे लगेगा आपको कि ये एक शंकु का कटा हुआ पार्ट है। तो अगर ये एक घन कोण बन रहा है या अगर ये एक ऐसा कोण बन रहा है जो कि रेखीय नहीं है, आपको एक चीज़ पता भी होगी, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जो घन कोण होता है वो शायद, अब मुझे भी ढंग से याद नहीं, वो 1 माइनस कोस स्क्वायर ऐसा कुछ होता है, वो मतलब रेखीय नहीं होता, वो डबल घात का या ट्रिपल घात का होता है। तो ये जो फ्रिंजें हैं इनका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन निकल के आता है उनमें रेखीय फ्रिंजें नहीं आती, बल्कि कैसी आती है, परवलयाकार, क्योंकि y की या x की या थीटा की स्क्वायर है। ये कौन से फलन को दर्शाती है, ये दर्शाती है परवलय के फलन को। और अगर ये अक्षों के दोनों तरफ है तो फिर ये किसको दिखाती है, अति परवलय, ठीक है। मतलब x और y दोनों का अगर स्क्वायर हो रहा है तो अति परवलय हो। गाइस इतना डीप में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि ये अगर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक रेखीय एंगल बनता है, तो उस केस में फ्रिंजें बनेगी रेखीय, बढ़ते क्रम में ऐसे सरल रेखीय। और ये तो हमने पढ़ा भी था, मैंने बताया था फानाकार या जिसको बोलते हैं वेज्ड या जिसको बोलते हैं झुकी हुई दो फिल्मों के कारण बनने वाली फ्रिंजेस, ठीक है। तो वो कैसी बन रही थी, सरल रेखीय। ये भी तो झुकी हुई फ्रिंजेस है, बट इनके बीच में घन कोण बन रहा है, तो ये 3D में रेखा है, ये थोड़ी गोल जाएगी, यानी ये कैसा बनेगा, ये बनेगा अति परवलयाकार फ्रिंजेस, क्योंकि ये दोनों तरफ बनेगी, एक्सिस के ऊपर और नीचे। और अगर ये ऐसे यहाँ पे है तो फिर ये फ्रिंजेस इस हिसाब से बनेगी, अति परवलयाकार। लेकिन अगर M1 और M2 की जो M1 और M2 की इमेजेस है वो एक दूसरे को कट आउट कर रही है और बीच में एक सर्टेन एंगल थीटा बन रहा है, तो उस केस में जो आपका एंगल होगा वो रेखीय होगा और फ्रिंजें हैं वो कैसी बनेगी, सरल रेखीय। तो आई होप गाइस आपको इतना पल्ले पड़ा होगा कि लोकल फ्रिंजेस है उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप कर दोगे इनको, ये था इनका कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एप्लीकेशंस, वो अगली वीडियो में करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।